करते हैं। सबसे पहले भारत अमेरिका की ट्रेड डील जो आप लोग जानते हैं, ट्रंप महोदय ने अनाउंस की थी 2 तारीखों, तारीखों पर अनाउंस करिएगा क्योंकि खेला तारीखों से हो रहा है और सारा की सारा मामला वहीं फैला पड़ा है। ट्रंप के द्वारा, ट्रंप के डिपार्टमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि भाई साहब ट्रेड डील हो गई। अपोजिशन ने बजट सत्र में यही सवाल उठाया कि भाई साहब आप क्यों नहीं बोले विश्वगुरु, आपको बोलना चाहिए था संसद के अंदर, ट्रंप क्यों बोला, पहला सवाल। ठीक है साहब, उसको आंसर कर चुके हैं हम लोग पहले भी। फिलहाल के लिए 2 तारीख पर नजर डालें, ट्रेड डील होने की खबर आती है। ट्रेड डील में ट्रंप महोदय 2 लाइनें बोलते हैं। भारत हमसे $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, रशियन तेल खरीदेगा नहीं, टैरिफ को घटाकर 18% किया जा रहा है। उसी दिन जब ट्रंप ने यह सूचना दी, हमारे पास कोई डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं था, खबरें उसी पर बनना शुरू हो गई क्योंकि खूब सारा कंटेंट मिल गया था। क्या क्या मिल गया था? रूस से तेल खरीदना अगर भारत बंद करता है तो 18% टैरिफ रहेगा, नंबर 1। भारत $500 बिलियन का व्यापार करेगा, नंबर 2। हमसे सामान खरीदेगा, नंबर 3। एग्रीकल्चर के अंदर भारत के बाजार में एंट्री मिलेगी। इस बीच में सदन का सत्र चल रहा था बजट वाला। 2 से 4 तारीख के बीच में ट्रंप के इस बयान ने खूब सदन के अंदर ह्यू एंड क्राई मचवाई, खूब हंगामा हुआ। इसके अंदर चर्चा रही, भाई साहब बता क्यों नहीं रहे हो कि एग्रीकल्चर में सामने वाले को आने दोगे कि नहीं आने दोगे? $500 बिलियन में आप क्या खरीदने वाले? और तीसरा, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिए क्या? डिटेल डॉक्यूमेंट आउट नहीं हुआ था। ये ट्रंप की वो पुरानी आदत है जिसे आप और हमने बहुत पहले भी देखा है। ये बिल्कुल वैसे ही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब भारत पाकिस्तान के बीच में शांति होने जा रही थी, जिस समय अनाउंसमेंट करने के लिए भारत सरकार बाहर आ रही थी, वो महोदय बाहर निकल कर आते हैं, आधा घंटे पहले अनाउंस कर जाते हैं मैंने शांति करा दी, जबकि दोनों देश शांति करने वाले ही थे। दोनों के बीच में से पाकिस्तान का कॉल भारत के पास आ चुका था, डीजीएमओ की बातें हो चुकी थी, अगर आप हम पर फायर रोकेंगे हम रुक जाएंगे। लेकिन ट्रंप क्रेडिट खोर आदमी खट से बाहर निकलता है, अनाउंस कर देता है कि मैंने करा दिया सब खेल। ये वो वाली बात है कि आपके पास कोई सुर्खी है। और मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, ट्रंप लंबे समय से मीडिया के आदमी है, ब्रेकिंग न्यूज का इंपैक्ट जानते हैं, खुद का ट्रुथ नाम से सोशल मीडिया चलाते हैं। आप ट्विटर पर अकाउंट बनाते हैं, यूट्यूब पर अकाउंट बनाते हैं, उन भाई साहब का खुद का अपना ट्रुथ जो ट्विटर जैसा अपना एक सोशल मीडिया है, वो खुद वो चलाते हैं। उनको पता है कि ब्रेकिंग न्यूज से कितना माहौल बनता है। भाई साहब बना दिए। ब्रेकिंग न्यूज के इस माहौल में खेला यह हो गया कि किसी के पास यह क्लैरिटी नहीं थी कि ट्रंप माननीय जिन्होंने घोषणा तो कर दी, डिटेल एग्रीमेंट क्या है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस बीच में तमाम खबरें अपने देश के अंदर चलती रही कि एप्स्टीन फाइल के कारण ट्रेड डील हो गई, अब भारत पर निगरानी करेगा अमेरिका, रशिया के तेल का क्या होगा। इस बीच में विदेश मंत्रालय से पूछा जा रहा है तो वाणिज्य मंत्रालय की चर्चाएं आ रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन सही मायने में किसी के पास में डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं था। अगर आप अपने पुराने सेशंस को देखें, तारीखों पर फिर से कहूंगा नजर डालिएगा, 7 फरवरी का सेशन है ये। 7 फरवरी में भारत की निगरानी करेगा अमेरिका, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हुए हमने ये जानना चाहा था कि इस ट्रेड डील के फ्रेमवर्क में है क्या। अपने इस सेशन में हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने बकायदा 3 मंत्रियों की एक कमेटी बना दी एज इन टास्क फोर्स, जो नजर रखेगी कि कहीं भारत रूस से तेल तो नहीं खरीद रहा है। अगर खरीदेगा तो फिर उस पर हम दोबारा से प्यूनिटिव एक्शन लेंगे, 25% टैरिफ लगा देंगे। ओके, ये घटना जब घटित हो रही थी, रशिया का भविष्य डिसाइड किया जा रहा था कि भारत वाले रूस के साथ तेल का क्या करने वाले हैं, और इन दोनों लोगों से बारी बारी से सवाल पूछे जा रहे थे, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय से। और उस विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के जो खेले हो रहे थे, इनमें कहां क्या चल रहा था वो भी मैं आपको लेकर चलूंगा। लेकिन बड़ा सवाल यही था कि रूस का भविष्य डिसाइड होना था, जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ट्रंप के बयान में जो बात लिखी गई थी वो यही थी कि मैंने आप लोगों के लिए ट्रेड डील तो कर ली है, लेकिन रूस से तेल खरीदोगे तो 25% आपके ऊपर दंडात्मक, 25% प्रतिबंधात्मक टैक्स तो लगेगा। ओके सर, अब सवाल यहां पर टिक गया कि ट्रंप का जो 50% टैरिफ है वो 18% जाकर कब पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर डिटेल पहले दे देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। पहला सवाल, क्या हमारे ऊपर से 50% टैरिफ का भार हट चुका है? आंसर है बिल्कुल हट चुका है। कितना चल रहा है वर्तमान में, यह बड़ा सवाल है, इसकी क्लैरिटी फिलहाल कहीं पर भी नहीं है। इस तर्क को मैं आपके सामने रखूं, इसके बारे में हल्का सा एक पॉइंट पहले जान लें, और वो ये है कि किसी को भी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि फिलहाल टैरिफ कितना है। क्यों नहीं है उसके पीछे का तर्क देता हूं, क्योंकि 50% से कितनी क्लैरिटी है वो भी जान लीजिए। एग्जैक्ट क्या है ये हर दिन अपडेट हो रहा है। 50% से 18% हुआ, ये डे 1 की घोषणा का नतीजा था, क्योंकि फ्रेमवर्क जारी नहीं हुआ था, डिटेल डॉक्यूमेंट जारी नहीं हुए थे। तो क्या हुआ, 7 फरवरी को, विशेष रूप से 6 तारीख को, ये जो अपना सेशन गया था ना, ये वाला जो फ्रेमवर्क वाला जो सेशन गया था, 6 तारीख की रात में, मतलब 7 तारीख सुबह शुरू होने वाली थी, उस समय यह डिसाइड हुआ कि भारत पर से, रूस से तेल खरीदने के कारण जो लगने वाला टैरिफ है वो हटा रहे हैं।
तो जो अतिरिक्त 25% लगता था, 50 से 25 गया, रह गया 25। तो 25% एग्जैक्टली कब तक था? 7 तारीख तक था। 7 तारीख के बाद से हमारे ऊपर कितना लग रहा है? 25% लग रहा है। सर 18% की घोषणा हुई थी, उसका क्या हुआ? क्लैरिटी आगे जानी है अब क्या है। ये जो 25 से 18 जो बचा है ना, जो 25 अभी भी लग रहा है, ये मार्च के मध्य में लागू होगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक दोनों के बीच में हैंडशेक मोमेंट नहीं हुआ, दोनों लोगों ने बैठकर एक दूसरे के सामने डॉक्यूमेंट एक्सचेंज नहीं किए, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं शेयर हुआ। मीडिया में प्राप्त जानकारी, क्योंकि सब ट्रंप महान कर रहे हैं, तो ऐसे में ये क्लैरिटी नहीं आ पाई। तो अब ध्यान से सुनिएगा, 18% जो लगने वाला है ना, वो मार्च के मध्य में जाकर लगेगा। आज की स्थिति क्या है? आज हम 25% पेइंग पर चल रहे हैं। क्या वाकई में 18% लगेगा? नहीं, लगभग $10 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारा ऐसा रहेगा जिस पर 0% टैरिफ लगेगा। ये जो 10 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है, ये 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट आइटम्स की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स है। लगभग 1900 प्रकार के आइटम्स ऐसे हैं जो भारत के 10 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट में कंसीडर किए जाते हैं। उस 10 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट में 0% टैरिफ लगेगा। तो एज ऑफ नाउ क्या है? 25% टैरिफ। कब से 18 लग जाएगा? मार्च के मध्य से लग जाएगा। मार्च के मध्य से लग जाएगा, बताएगा कौन? बताना तो इन लोगों को है। अच्छा, वाणिज्य मंत्रालय, जिसको ट्रेड करने का श्रेय दिया जा रहा है, वो है पीयूष गोयल जी। आप सभी लोगों ने, जब यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील हो रही थी, अगर आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं तो हमने आपको बहुत पहले भी, हर बार जब ईयू के साथ ट्रेड डील हो रही थी, मदर ऑफ ऑल डील करके हमने आपको बताया था, उसमें भी बताया था कि यही हैं जो उस डील को लीड कर रहे थे। सरगई गोर दिसंबर में जब भारत के अंदर आते हैं, जो अमेरिकी राजदूत हैं, वो लगातार लगे हुए थे कि भारत से ट्रेड डील कर दिया जाए, और भारत ने इग्नाइट कर दिया था ट्रेड डील को ईयू के साथ ट्रेड डील करके, कि अमेरिका को यह लगने लगा था कि ये तो सारा क्रेडिट लेगा। अमेरिका चिढ़ा भी था उस पर, हमने स्कॉट बेसेंट का बयान भी सुनाया था। ऐसे में ये लगातार उस मामले को चलाए जा रहे थे। मतलब ट्रेड डील के जितने भी नेगोशिएशंस हुए हैं, वो वाणिज्य मंत्रालय कर रहा था कि इन प्रोडक्ट पर लगेगा, इन पर नहीं लगेगा। आपको याद है ट्रंप ने जब पिछली बार हमसे बयान दिया था, तब कहा था कि मैं तो जीएम क्रॉप्स आपके यहां भेजूंगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भेजूंगा, गाय का वो दूध भेजूंगा जिसमें उनकी गायों ने मांस खाया होगा, उससे बना दूध भारत के बाजार में भेजूंगा, डेयरी प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि उसे पता था ये सामान भेजते ही भारत के अंदर तीव्र प्रतिक्रियाएं होंगी। ट्रंप को मजा असल में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक समय तक प्रधानमंत्री मोदी बहुत लोकप्रिय थे। ऐसे में ट्रंप, जो कि भाई साहब नया सुपरस्टार बनकर आया है पूरे दुनिया का, उसका एक अलग डिस्कशन है, कभी उस आर्गुमेंट को अलग से करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझिए कि ये सारा मामला इनके द्वारा डील किया जा रहा था। ये भाई साहब कहां थे? इन भाई साहब को पूरी तरह से साइड में रखा गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक डिपार्टमेंट पकड़ रखा है, रूस वाला। रूस का डिपार्टमेंट, रूस के साथ में हाल ही में पुतिन साहब की जो यात्रा करवाई थी, वो डोभाल साहब ने और इन्होंने मिलकर करवाई थी। तब इनका कोई लेना देना नहीं था। डिपार्टमेंट बते हुए हैं कि सुनो, तुम्हारा काम ये हो गया, तुम्हारा काम ये हो गया साहब। दिक्कत कहां आ गई? आज की स्थिति में क्लैरिटी इस बात की किसी को नहीं थी। 4 तारीख तक, आप कहेंगे सरकार को तो होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सरकार को यह क्लैरिटी होनी चाहिए थी कौन सा टैरिफ किस दिन लगेगा। बोल क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि प्रभु, उसके अंदर यही तो छपास की बीमारी बैठी हुई है। वो जो बैठा ट्रंप है, जो आधा घंटे पहले ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर की घोषणा कर रहा है, उसको अपनी तरफ से सारी जानकारी देनी है। बोले यही तो बवाल है, क्या हम गुलाम हैं क्या अमेरिका के? वो पहले सूचना क्यों दे रहा है, हम क्यों नहीं दे रहे? मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के एक बात कह रहा हूं, भाई साहब, आपने अमेरिका पर सैंक्शन नहीं लगाए थे, आप पर उसने लगाए थे। यू आर ऑन द रिसीवर साइड। वो लगाने वाला था, अप्लाई करने वाला था, आप कुछ नहीं कर पाए। नहीं कर पाए तो हटाने वाला भी वही है। क्या इसका मतलब अमेरिका बहुत बड़ी पावर है? आप इस बात को स्वीकारते क्यों नहीं हो? अरे भाई, हमारी खुद की अस्मिता का सवाल है। हम अपने आप को छोटा समझते हैं, इसलिए नहीं समझ पाते, क्योंकि सब अमेरिका सामने, तो क्या हम नहीं है क्या? अरे आप बहुत कुछ हैं, लेकिन जिस तरह से गुंडई वो करके चल रहा है, वो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। दुनिया के देश त्रस्त हैं, सब तरफ से कहानी यही है। एक का राष्ट्रपति उठा लिया, एक का क्षेत्र छीनने की धमकी दे दिया, समझ नहीं आया, उसने पूरी दुनिया को झाड़ फूंक मार दिया। यार, कनाडा को हर दिन कह रहा है कि तुम गवर्नर बन जाओ हमारे भाई, हैं? मार्क कार्नी को तो हर दिन ट्रोल कर रहा है कि सुनो 51वां राज्य बना दे कनाडा को। मतलब हद तो यह चल रही है कि उसने पूरी दुनिया को झाड़ी मार दी है। ऐसे में हम कहां खड़े हैं?
हम खड़े हैं कि भाई हम पावर भी बड़ी वाली हैं, 140 करोड़ की आबादी लेकर बैठे हैं। हमारी आबादी आज आपको अगर इस बात का बुरा लग रहा है ना अंदर से 1% भी कि अमेरिका हमारे साथ ये क्यों कर रहा है, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि अंदर के इस घमंड को ना, इस गुस्से को, जो जलालत हो रही है ना इंडियंस को अमेरिका के इस नेचर से, पहले तो इस जलालत को फील करो, डिनाय मत करो। अगर कोई आपको छोटा फील करा रहा है, फील करो कि हां भाई हमको छोटा फील करा दिया। अब क्या करें? मेहनत करो। कितना मेहनत करें? निकलो ना भाई उससे आगे। किससे? अमेरिका से निकलिए ना। क्यों नहीं इस बारे में विचार कोई कर रहा है? बैठ करके नहीं, उसने हमको नीचा दिखा दिया, अरे कोई शादी थोड़ी चल रही है फूफा जी नाराज हो गए। सच है भाई, ये वो कर रहा है। आज चाइना वाले हमारे साथ 1991 में सेम लेवल पर खड़े थे, आज दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर बैठे हैं। अमेरिका भी 145 से धाड़ से उनको नीचे ले आया, पता है कि भाई नहीं बिगाड़ सकता उसका कुछ। तो हम सबको ना पहले इसको खून के घूंट की तरह पीना पड़ेगा। कभी जर्मनी ने वर्साई की संधि को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे ही पिया था, तब जाकर इतना तेजी से उठा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर तक करने पहुंच गया था। भाई साहब पहले समझो कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, और सरकार को मानना चाहिए कि हाँ भाई साहब हो गया, अब क्या करें। लेकिन ठीक है, पॉपुलरिस्टिक सरकारें जब होती हैं तो वो अपने आप को पहले लीडर दिखाती हैं कि नहीं साहब हम खींच के चल रहे हैं। खैर ये एक अलग नेगोशिएशन का, अलग डिस्कशन का पार्ट है। फिर से लौटते हैं, एज ऑफ नाउ ट्रेड डील के अंदर चल क्या रहा है। तो साहब सबसे बड़ी बात ये 25% टैरिफ 7 तारीख से हमारे ऊपर नहीं लग रहा। कौन सा वाला? रूस से तेल खरीदने वाला। इसके बदले वो क्या बोला? इसके बदले वो ये बोल दिया कि मैं तुमसे 25% वसूलूंगा अगर तुमने फिर से रूस से तेल खरीदा। क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया क्या? अभी तक तो नहीं किया। तो फिर तो भाई साहब इन्होंने अनाउंसमेंट करके हम पर एक ऑब्लिगेशन डाल दिया कि तुमको मैंने कहा था कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, नहीं फिर से 25% लगाऊंगा। तो भारत वालों को सही मायने में 50% से 25 की जो खुशी हो रही है वो फिलहाल इस बयान पर हो रही है। आगे से ये 25 का 18 रह जाएगा, इसकी कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो फिर से 25 घुसाएगा, ये तय है। क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदना शायद ही बंद करे एज ऑफ नाउ, यानी आज की स्थिति कुछ ऐसी बनी। खैर अभी आएंगे उस सब चीज पर। खैर मैं ज्यादा सारी बातें एक साथ बताता चल रहा हूं। आइए, अब सवाल क्या होता है भारत के बारे में, जब ट्रंप ये बयान देते हैं कि मैंने भारत पर नजर बनाने के लिए ट्रेड फोर्स बना ली है, टास्क फोर्स बना ली है, जिसमें अमेरिका का वाणिज्य मंत्री, उनका विदेश मंत्री, उनका वित्त मंत्री सब बैठ के निगरानी करेंगे कि बताओ आपने तेल खरीदा या नहीं। तो ये क्या किया? ये हम पर टास्क फोर्स गठित करके बिठा दिया। अब खेला यहां से शुरू होता है। क्या होता है साहब? 6 तारीख को यह अनाउंसमेंट आता है पीयूष गोयल जी के पास में। 6 तारीख के दिन ही यह खबर आती है कि ट्रेड डील के अंदर क्या क्या फाइनल हुआ है। दोनों टेबल की तरफ से ट्रेड डील का एक डिटेल डॉक्यूमेंट व्हाइट हाउस के ऑफिशियल उस पर डलता है, वेबसाइट पर डलता है कि सुनो इस तरह की घटना हुई है। $30 ट्रिलियन की अमेरिकी इकोनॉमी हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ एक ट्रेड डील की है, और उस ट्रेड डील के अंदर हमारे सामने कुछ बातें रखी जाती हैं। इनसे सवाल पूछा जाता है, सर ट्रंप ने यह कहा है, देखो ट्रेड डील के 2 डॉक्यूमेंट आए। ट्रेड डील का जो डॉक्यूमेंट है उसमें रूस का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन 2 तारीख को जो ट्रंप का स्टेटमेंट है ना उसमें रूस का जिक्र था। और जो ये व्हाइट हाउस का जो कागज था ना, ये मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, ये 6 तारीख का स्टेटमेंट है। इसमें इसने ये वाली बात मॉनिटरिंग वाली डाली थी। तो जब इनसे पूछा गया कि सर वो आपने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, इसके बारे में क्या बयान? एमईए इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। एमईए बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपको इसकी जानकारी दे पाएगा कि क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। ये क्यों इस तरह का जवाब दे गए, इसके पीछे का मैं आपको भी आंसर दूंगा, लेकिन पहले इस बात के मजाक को समझिए, मौकरी जो मजाक बनी उसको समझिएगा। भाई आप वाणिज्य मंत्री हैं, आपने अमेरिका से ट्रेड डील की है, आप 18% की शाबाशी बटोरते घूम रहे हैं, आपको 18% की शाबाशी मिली, आपको कंडीशन में जो उसने 25% हटाने की कंडीशन डाली उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए था। आपने तत्काल प्रभाव से बॉल उठा करके विदेश मंत्री के गोले में डाल दी। जिनको इस ट्रेड डील की कानो कान खबर ही नहीं थी, उठा करके आपने वहां डाल दी। आपके मन में इस बीच में सवाल चल रहा होगा, माननीय मोदी जी आप कहां हैं, आप बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? यह सवाल पूछने योग्य है, पूछा जाना चाहिए। खोजते हैं अपन भी कहां हैं वो। आइए, इसके अलावा फिर इनसे इस सवाल को पूछने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। यह बिल्कुल ऐसा हुआ कि शायद मोदी जी ने पीयूष गोयल जी से कहा कि बेटा सुनो, सवाल ट्रेड डील का तुम क्रेडिट खाए हो ना कि मैं ट्रेड डील करवाया हूं, जा अब तू थोड़ा सवाल झेल। इनको ले लिया गया। इन्होंने पिछले 2 महीने में जितनी मेहनत इकट्ठी करी थी ट्रेड डील करने में, लगातार नेगोशिएशन में, अमेरिकी नाराजगी 50% से लेकर 18% तक लेकर आने में, अमेरिका के साथ बैकडोर लेवल पर चर्चाएं करने में, सरगई गोर के साथ बातचीत करने में, जो भी इन्होंने मेहनत की वो लाकर कहां पे खड़ी हो गई?
बताओ भाई साहब, आपने रूस के साथ ट्रेड डील का क्या किया? फिर इन्होंने उठाकर कह दिया कि देखो ये एमईए का पार्ट है, वो बताएगा रूस से तेल खरीदना बंद हुआ कि नहीं। हर जगह आस्क एमईए, जाइए और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पूछिए। अब इस बीच में खेला क्या हुआ, पीयूष गोयल जी ने विदेश मंत्रालय का नाम लिया, लेकिन विदेश मंत्रालय के नाम के पीछे की कहानी क्या है उसको भी जान लेते हैं। इस ट्रेड डील के दौरान ही विदेश मंत्रालय से यह सवाल पूछ लिया गया था। ट्रंप का ट्वीट कब का था? 2 तारीख का। सवाल क्या पूछ लिया गया था कि सर वो रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं क्या? तो इनने कहा देखो अभी नहीं, इनसे पूछा गया कि ट्रेड डील के बारे में अभी तक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट नहीं आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? इनने कहा पीयूष गोयल जी से पूछिए। तब हुआ ये कि इनने नाम ले लिया पीयूष गोयल जी का और इन्होंने नाम ले लिया जयशंकर जी का। तो फाइल जो है ना रशिया के नाम की इधर से उधर घूमती रही। ये सोशल मीडिया पर खूब क्लिप वायरल हुई कि दोनों तरफ से एक कह रहा है कि डिड इंडिया स्टॉप बाइंग ऑयल इंपोर्ट, डिड इंडिया स्टॉप इंपोर्ट्स? पीयूष गोयल कह रहे हैं नो आइडिया आस्क जयशंकर। 2 दिन पहले जयशंकर साहब से पूछ रहे हैं नो आइडिया आस्क पीयूष गोयल। ये जो इधर से उधर घूमना शुरू हुआ, इस बात पर देश के अंदर खूब सारा अपोजिशन ने सरकार का आनंद लिया कि साहब देखिए ट्रंप ने ऐसा ऐसा करके अनाउंसमेंट किया है और हम लोग बिना हड्डी के, जो हमारे अपोजिशन के लीडर्स हैं वो केवल पासिंग द बॉल खेल रहे हैं। इस बीच में खूब सारे सोशल मीडिया के रूल वायरल हुए कि भाई ये हो क्या रहा है। पुतिन भी पूछ रहा होगा ट्रंप से कि यार तुमने क्या करवा दिया। आपस में एक तरह का माहौल बनकर आया। खैर, अब हम इस चीज को पूरी तरह से डिकोड करने का प्रयास करते हैं कि इसमें असली पेच कहां फंसा था, कौन कहां पर क्या गलती कर रहा था, सरकार की इसमें कौन सी जगह पर जिम्मेदारी थी जो इनको बहुत अच्छे से निभानी थी, और कहां सोशल मीडिया पर बयान को ट्विस्ट कर दिया गया, उसको भी थोड़ा सा डिकोड करते हैं। पहले ही आगे बढ़े उससे पहले इसको समझ लेते हैं। ये जितना भी मामला फैला है, सरकार को पहले ही जिम्मेदारी के साथ आकर के प्रधानमंत्री के माध्यम से अनाउंसमेंट करा देना चाहिए था। वैसे ही जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ में ट्रेड डील होने के बाद मदर ऑफ ऑल डील के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के राष्ट्र को संबोधित किया था 27 जनवरी को, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल वैसा ही संबोधन प्रधानमंत्री का आना चाहिए था। देश को उम्मीद प्रधानमंत्री से वही वाली थी कि साहब इतनी बड़ी डील अगर हो गई है तो आकर अनाउंस करिए। क्यों नहीं किया, इसके पीछे आप और हम खूब सारी विस्तार से व्याख्या कर चुके हैं। करने का ना करने के पीछे का रीजन है ट्रेड के डील के अंदर अभी भी हस्ताक्षर होना बाकी है। मार्च में होगा। जो काम 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में हो गया, वो अमेरिका और इंडिया के बीच में मध्य मार्च में होगा। अभी तक वो हस्ताक्षर सेरेमनी नहीं हुई है। जो चल रहा है ये ट्रंप का ढुलाया हुआ रायता है। ट्रंप को मजा आता है। भारत की पॉलिटिक्स में ट्रंप को गजब इंटरेस्ट है। आप पूछेंगे ऐसा भी क्या है? फॉलोअर का गेम है भाई। उसको भी व्यू के पैसे मिलते हैं, सोशल मीडिया पर रीच मिलती है। भारत 140 करोड़ की आबादी, हर 5वां धरती पर आदमी भारतीय है। सबके बीच में चर्चा ट्रंप के नाम पर भारत की और भारत के नाम पर ट्रंप की होती है। भाई सेलिब्रिटी वो अलग लेवल पर, अहम ब्रह्मास्मि वाले शिखर पर पहुंच चुका है, वो अलग लेवल पर चल रहा है। भारत का नाम लेकर के उसने टीआरपी बटोरी है। आपको लगेगा टीआरपी का भूखा है क्या वो आदमी? भाई साहब मत पूछिए, उसको परम सुख है इस चीज का। खैर, फिलहाल के लिए भारत कोई भी बयान देने की स्थिति में क्यों नहीं है? क्योंकि हाथ में अभी कुछ नहीं है। अभी तक जो भी है वो बयान है, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट है। क्योंकि हस्ताक्षर नहीं है। उसने हटा दिए, हमने मान लिए, उसने कहा, हमने कर दिया। बार बार अपोजिशन इसी के मजे ले रहा है। सर जी बता क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ है? सर जी बता क्यों नहीं रहे हैं? सर जी के हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिकोड करते हैं। ये जयशंकर साहब और पीयूष गोयल जी की कहानी क्या है इसको समझते हैं। देखो, ट्रंप ने 2 तारीख को जो ये लंबा चौड़ा मैसेज किया, ये जो आप देखते हो ना, ये लाल रंग का जो बिंदु लगा होता है, ये उसके ट्रुथ सोशल का है। उसका अपना एक सोशल मीडिया है, अपना फेसबुक व्हाट्सएप टाइप का अपना एक उसका है। उस पर सबको जाकर देखना होता है कि अमेरिका में ट्रंप कह क्या रहे हैं। तो साहब ट्रंप यहां पर आते हैं और यहां के अनाउंसमेंट में प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखे संदेश में 25% से 18% टैरिफ की बात करते हैं। तारीखों पर नजर डालिएगा, 2 फरवरी की यह कहानी है। ये जो 34 मिलियन आप लोग देख रहे हैं ना, इतना अमेरिकियों को इंटरेस्ट नहीं है। 34 मिलियन का इंटरेस्ट अमेरिकियों को नहीं है। ये अमेरिकी नहीं है, ये भारतीय हैं जो जा जाके ट्रुथ खोल खोल कर देख रहे हैं। अब तो ये पहुंच गया होगा 61 मिलियन तक कि साहब क्या चल रहा है, जरा बताओ तो देखें तो सही क्या चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। ये रीच की कहानी है। जब भी उसने भारत का नाम लिया, उसके ट्रुथ सोशल के जाके इंप्रेशन चेक करना, डाउनलोड चेक करना, रेटिंग चेक करना, आपको खेला समझ में आ जाएगा। बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोडक्ट हैं ये।
चलिए खैर बाद में समझेंगे इस बात को। फिलहाल के लिए इन्होंने 18% की कहानी कही। 18% की कहानी कहते हुए इन्होंने ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी की बात कर दी। लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज में प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से, हां, ट्रंप महोदय ने यहां पर एक बात करी, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन एट ए मच हायर लेवल इन एडिशन टू ओवर $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी। इसके साथ साथ ही इन्होंने अपनी तरफ से यह बात बोलते हुए लिखा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली वी एग्री टू ए ट्रेड डील बिटवीन द यूएस एंड इंडिया वेयर बाय US will charge a reduced reciprocal tariff lowering from 25% to 18. They will likewise move forward to reduce their tariff and non-tariff. बोले हम उनके कहने पर 25 से घटाकर 18 कर रहे हैं। ये वाली बात इन्होंने यहां पर बोल दी। कुल मिलाकर के इनके बयानों के अंदर भारत को $500 बिलियन का माल खरीदना था। ये सारी बातें इन्होंने कब कर दी? 2 फरवरी के दिन। ये बात जब 2 फरवरी को निकलकर आती है, इस बीच में हमारे विदेश मंत्री भारत से निकलकर अमेरिका की यात्रा पर पहुंच चुके होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 फरवरी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, यही एक ट्रेड डील की सूचना थी। इसके बाद में 6 फरवरी आता है, उस दिन यूएस और इंडिया का जॉइंट स्टेटमेंट आता है। इस जॉइंट स्टेटमेंट में और डिटेलिंग आती है कि कौन सी चीज कहां और कौन से गुड्स पर क्या डिटेलिंग आई है। उस समय तक जयशंकर साहब अमेरिका पहुंच चुके होते हैं। ये 5 फरवरी की आपकी न्यूज देख लीजिएगा। 2 से 4 तारीख के बीच में, 2 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने रात 11 बजे यह सूचना दी है। 2 तारीख को जयशंकर साहब अमेरिका में थे। क्या ट्रंप के पास थे? नहीं। कहां गए हुए थे? इनके विदेश मंत्री से मुलाकात करने। क्यों गए हुए थे मार्को रूबियो से मिलने? कारण था कि यहां पर हमने इसके ऊपर भी सेशन किया, अभी आपको दिखाएंगे। यहां पर असल में एक मीटिंग चल रही है उन सामानों के लिए, उन गुड्स के लिए जो जरूरी हैं भविष्य के अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाने के लिए। उन बातों को लेकर के क्रिटिकल मिनरल कॉर्पोरेशन की बैठक हो रही थी, उसमें भागीदारी लेने के लिए आप पहुंचे थे। इसके ऊपर हमने पैक्स सिलिका के नाम से हमने एक और यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला पर 5 फरवरी को यह सेशन किया था। क्यों? क्योंकि 2 से 4 में आप वहां थे। फिर से तारीखों पर नजर डालिए। 2 तारीख की रात को भाई साहब ने अनाउंसमेंट किया है, आप 2 से 4 के बीच में वहां पर हैं। 4 के बाद में 5 तारीख को आपने अपना ट्वीट मारा। इस बीच में हमने इसके ऊपर 5 तारीख को सेशन किया। इनसे जो जानकारी 5 तारीख को ली, ANI ने, जो भारत की न्यूज एजेंसी है, प्राइवेट न्यूज एजेंसी है, वो इनसे इंटरव्यू लेकर पूछती है कि सर उस ट्रेड डील का डिटेल कब तक बाहर आ जाएगा। फिर से सुनिएगा, तारीखों को नोट करते चलिएगा, मैंने इसलिए एविडेंस के रूप में लेकर आया हूं कि खेल कहां चल रहा है। 5 तारीख को इनसे सवाल पूछा गया। अब आप नजर करिए, यह रहा 6 फरवरी। यह किसका है? व्हाइट हाउस का न्यूज। 6 फरवरी को डिटेल आया है। डिटेल के बारे में सवाल किससे पूछ लिया गया? इनसे पूछ लिया गया, सर वो डिटेल कब तक बाहर आ जाएगी? इन्होंने ऑनेस्ट आंसर दिया। इन्होंने कहा ऑन द टाइमलाइन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। इनसे पूछा गया सर टाइमलाइन क्या चल रही है, मतलब ट्रेड डील कैसे आने वाली है, क्या होगा आगे, कब होगा, कब से लागू हो जाएगी, तमाम प्रश्न, क्योंकि हर भारतीय जानना चाह रहा था, संसद का बड़ा विषय बना हुआ था। इनसे पूछ लिया। इनने कहा ही से इट इज हार्ड फॉर मी टू से। इनसे टाइमलाइन पूछी गई। इनसे कहा, इन्होंने कहा कि ये मेरे को बताना थोड़ा मुश्किल है, एंड द कॉमर्स मिनिस्ट्री वुड नो इट बेटर। जो वाणिज्य मंत्रालय है वो ज्यादा बेहतर जानेगा, बिकॉज ही इज इन डायरेक्ट एंगेजमेंट विद द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। जो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सीधे संपर्क में वाणिज्य मंत्रालय है। इनका ये बयान आप सुन भी सकते हैं, अगर आपको ये कैमरे पे सुनाई दे जाए तो यहां पर ये इनका, रे कहां गया, हां ये इनका बयान है। अभी शायद आपको आवाज नहीं आएगी, आप जाकर के ANI पर सुन के आ सकते हैं। उसमें क्या कहा गया है, इनसे डिटेल पूछा गया। 5 तारीख को यह व्यक्ति जवाब क्यों नहीं दे पाया? मैंने शुरुआत में ही कहा था, सब अमेरिका कर रहा था, या वाणिज्य मंत्रालय को पता था कि बातें क्या हो रही हैं। इनको कुछ नहीं पता था, क्योंकि ये 2 से 4 में विदेश मंत्रालय वहां पर था। विदेश मंत्रालय विदेशी संबंध के लिए गया हुआ था, वाणिज्य की वार्ता कौन कर रहा था वो मैं आपको बता चुका। इनका यह जवाब आया। इनका जब यह जवाब आया, इसी के पीछे खेला हुआ इनके इस बयान में कि पीयूष गोयल से पूछो, यानी कि वाणिज्य मंत्रालय से पूछो, यह 5 तारीख का है। 7 तारीख को रशिया के मामले पर यह बोल देते हैं कि पीयूष गोयल जी से पूछ, उनसे जयशंकर साहब से पूछो। तो फेलियर जो है ना वो इनके पार्ट पर है। क्यों है, कैसे है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। देखो, वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी थी कि वो ट्रेड डील की शर्तों को प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करे। अगर आपके सामने 25% कंडीशनल प्रकार से राहत मिली है तो इसको 50 से 18 होना कह करके तालियां मत बजवाओ।
असल में आप 25 से 18 करवाने में कामयाब हुए हो, 25% तो कंडीशनल है। अगर आप रूस से तेल खरीदना बंद करते हो तब 50 से 18 रह जाएगा। तो आपने जो 50 से 18 को बड़ा दिखाने के लिए कि देखो हम कहां से कहां ले आए, जो कंडीशनल कारनामा किया, उस बॉल को इन्होंने विदेश मंत्रालय पर डाल दिया। यह वैसी चीज है कि एक बच्चे ने बहुत मेहनत करके मेरिट में आने का प्रयास किया, लेकिन अपने नंबर ज्यादा बताने के चक्कर में कि सुनो मैंने इतना पहाड़ फोड़ दिया, उसको बताने के चक्कर में लटपटा गया। पहले अमेरिका हम पर 3% टैरिफ लगाता था, 3.5% टैरिफ था, अब लग रहा है 18%। दिखाना क्या चाहिए इनको, दिखा क्या रहे थे, 50 से 18 ले आए। 50 से 18 में कंडीशनल क्या हो रहा था, 25% हमारे ऊपर प्रतिबंध का है, वो हटाया है रूस से तेल ना खरीदने पर। सारा मामला कहां फंस गया, वाणिज्य मंत्रालय के प्रेजेंटेशन पर। किसके ऊपर जबरदस्ती आकर बॉल गिर गई, विदेश मंत्रालय के ऊपर। खेल कहां से हुआ समझ में आ गया आप लोगों को, किसने खेल कर दिया, भाई साहब पीयूष गोयल जी ने। तो ये फेलियर किसका है, क्या पीयूष गोयल जी का, नहीं, तो फिर सरकार का। क्यों, क्योंकि सरकार को बैठ करके इन दोनों के बीच का कॉमन रूप से वो देना चाहिए था। और वो कौन काम कर पाता है, इन सारे कैबिनेट नेताओं का लीडर, देश का प्रधानमंत्री। अपेक्षा किससे थी, देश के प्रधानमंत्री से। क्या अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री महोदय आप बाहर आए और आप बताएं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताए कारण मैं आपको बता चुका, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं अभी। क्यों नहीं है, डील तो 15 तारीख को होगी, 15 मार्च को होगी। वो अभी अनाउंसमेंट किस बिहाफ पर करें, वो सोच रहे हैं कुछ बड़ा होगा उस दिन करेंगे। बड़ा से पहले ही रायता कौन ढोल दिया, डोनाल्ड ट्रंप। स्थिति समझ में आ गई, पासिंग दी बॉल चल रहा है भाई साहब, लोग चेयर चेयर खेल रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं कि कौन जाकर के पहले बैठेगा, वो चल रहा है साहब। ठीक है साहब, तो ये देखिए जो मॉनिटरिंग एंड रिकमेंडेशन वाली बात। अच्छा, अब अपोजिशन किस बात पर नाराज हुआ, और बिल्कुल सही भी है, लाजमी भी है कि भाई एक बात बताओ, इस देश ने तो अमेरिकी प्रतिबंधों को बहुत बहुत झेला है। भारत ने वो समय भी जिया है जिस समय पर अमेरिका ने हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे, और हम तब भी सरवाइव कर गए थे। अरे हम तो 50% पर भी सरवाइव कर रहे थे, अब क्यों पीछे हटे। तो अपोजिशन बार बार सवाल यही कर रहा है कि सुनो भैया, ये जो मॉनिटरिंग और रिकमेंडेशन वाली जो बातें हो रही है ना, कैसे वो मॉनिटरिंग करेगा, है कौन वो जो हम पर मॉनिटर कर रहा है हमको। देखिए बिल्कुल सही बात है, और भारत को ना ये बात समझने की आवश्यकता है, दुनिया को भी और हम सभी दर्शकों को भी ये समझने की आवश्यकता है, ये मॉनिटर करने वाला होता कौन है। ये सवाल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार आपकी अदालत में रजत शर्मा जी से कहा था, मतलब आंसर दिया था। इंटरनेशनल प्रेशर पर मोदी जी खुद 2013 में कहे थे एक इंटरव्यू के अंदर कि इंटरनेशनल प्रेशर तो इंडिया क्रिएट कर सकता है, कोई हम पर क्या क्रिएट करेगा। तो भाई साहब मोदी जी का जो बयान है वही अपोजिशन इस समय लेकर आ रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं, सर ये कैसी ट्रेड डील है, आपने ट्रेड का टैरिफ 18% झेल करके भी उनको 0% दिया, फायदा तो आपने उनका किया। सवाल कुल मिलाकर के मॉनिटरिंग पर आ गया कि वो मॉनिटर करने वाले, हम पर प्रेशर क्रिएट करने वाले होते कौन हैं। देखो साहब, प्रधानमंत्री को अब अपनी ही बातों के ऊपर आंसर देने में हिचक हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि प्रेशर क्रिएट करके उन्होंने रशिया के तेल के ऊपर हमसे सवाल कर लिए हैं। अब फिर से एक सवाल को डिकोड करते हैं कि साहब एक बात बताओ, प्रधानमंत्री मोदी की 2013 की स्टेटमेंट, हमारे ऊपर न्यूक्लियर परीक्षण के समय 1998 का स्टेटमेंट, और आज जब ट्रंप ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर रखा है आज का स्टेटमेंट, तीनों में अंतर क्या है। अंतर को अगर आप आज के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो यह बहुत बड़ा अंतर है। 1991 में जब भारत ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन अपनाया था, वैश्वीकरण अपनाया था, तब यह कहा था कि वैश्वीकरण दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगा। बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों को हमने भारत में आने दिया, दुनिया भर की कंपनी, क्योंकि भारत तो पहले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पीड़ित रहा था। इसलिए 1991 तक हम डरते थे कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत के अंदर एंट्री ना कर जाए। इसलिए हमने अपनी पॉलिसी को बड़ा ही समेट कर और सहेज कर रखा हुआ था, क्लोज इकोनॉमी की तरह से हम ग्रो कर रहे थे कि नहीं नहीं हम किसी को नहीं आने देंगे, पहले चेक करेंगे कि तुम हमारे यहां पर राज करने तो नहीं आ रहे हो। 91 में जाकर अमेरिकी दबाव में उस समय पर हम लोगों ने, उस समय के हालात पता है, भारत को अपना सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी, हालात गवाह हैं कि भारत का आईएमएफ का कर्ज लेने की नौबत आ गई थी, तमाम स्थितियां आ गई थी। उस समय पर हमने वैश्विक कंपनियों को भारत में आने दिया,
और उन कंपनियों में आज हमने काम कर करके उन कंपनियों के लिए कंज्यूमर बन करके अपने आप को दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना लिया। यह बात अब चुभ रही है उन्हें जिनकी कंपनियां भारत आई थी। सोचा तो क्या था उन्होंने? उन्होंने सोचा यह था कि कमा के लौटेंगे, लेकिन भारत उन्हीं को सीख करके अपना रिप्लेसमेंट तैयार कर लिया। अब का भारत अलग था क्योंकि स्वतंत्र था। स्वतंत्र भारत ने बड़े ही सहेज के कदम रखे थे। इसलिए 1991 से जब 98 में सैंक्शन की बातें हम पर आई थी, या फिर जब हमारे ऊपर हमने स्माइलिंग बुद्धा किया था इंदिरा गांधी जी के समय पर न्यूक्लियर परीक्षण, उस समय तक हम ऑलरेडी क्लोज थे, तो परीक्षण के ऊपर हमारे सैंक्शंस का दबाव नहीं था। 98 के अंदर भी अगर हम अटल जी के समय पर बात करें तो 91 से 98 के अंदर हमको ग्लोबलाइजेशन का महसूस ही नहीं हो रहा था। हमारे लिए बड़ी प्राथमिकता यह थी कि हम पाकिस्तान से पहले अपनी जान बचाएं। ये जिसको आपने सहायता दे रखी है, अमेरिका पूरा उसके घर में घुस के बैठा है, मारने के लिए उसको सारे के सारे वेपन दे रखे हैं, वो बदले लेने के लिए कि चलो भारत पर चढ़ाई करेंगे, उससे निपटने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। ये वो वाली बात है कि भाई साहब हमारे लिए जीना ज्यादा जरूरी था कि व्यापार। न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे लिए जीने जैसी स्थिति थी कि भाई साहब पहले सरवाइव करोगे तभी तो लड़ोगे, इसीलिए करो या मरो वाली बातें अब से चरितार्थ हो रही थी। भारत ने उस समय पर प्रतिबंधों को किनारे से साथ दिया था। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, हमारे पास दुनिया की आर्थिक ताकत भी है, और अभी हमें 2047 का लक्ष्य भी साधना है। हमें विकसित भारत तक जाना है। विकसित भारत जाने में हमारे लिए जरूरत किस बात की है? हमारे पास जरूरत है पैसे की। पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा विदेशों के साथ व्यापार करके। देखिए, अर्थशास्त्र की ये कॉमन सी फीलिंग है जो हम सबके अंदर होनी चाहिए, और वो ये कि किसी भी देश की इकोनॉमी बूम तब करती है जब उस देश में बाहर से पैसा आता है। अगर आपको मैंने 100 रुपए दिए, आपने किसी और को दिए, उसने फिर घुमा के मुझे दे दिए, इकोनॉमी वहीं की वहीं खड़ी है। आपके देश में कोई भी फॉरेन करेंसी जब अगर नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी। आप सोचिए, जिस दिन भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई, रुपया मजबूत हो गया था, 2 रुपए तक मजबूत हो गया था, 120 पैसे तक मजबूत हो गया था। ऐसे में अगर हमारे रुपए में मजबूती चढ़ी थी, अगर डॉलर के मुकाबले हम चढ़े थे, तो कारण क्या था? डॉलर इंडिया में तेजी से अब आने लगेगा। क्यों? क्योंकि डॉलर का रास्ता खोल दिया था हमने। हमारे पास दुनिया में से डॉलर कमाने के मुश्किल से 3 ही देश हैं। हम मेजर डॉलर कमाते हैं अमेरिका से, दूसरा यूरोपियन यूनियन से, तीसरा बांग्लादेश जैसे देशों से। हमारे पास डॉलर का सोर्स ही नहीं है। हमारे पास डॉलर के नाम पर कोई और साधन नहीं है। हम नेट इंपोर्टर हैं, सर्विस बेचते हैं या रेमिटेंसेस। हमारे पास सर्विसेज देकर के डॉलर कमाते हैं, या फिर हम लोग अपने लोगों को जो बाहर नौकरी करने भेजे हुए हैं, जो घर आकर के अपने रेमिटेंस भेजते हैं, उसकी कमाई होती है। तो हमारे डॉलर के मेजर सोर्सेज में यही है। व्यापार से जो डॉलर कमाना है वो अमेरिकी व्यापार से ही हम मेजर डॉलर कमाते हैं। हर बार लगभग 41 बिलियन डॉलर का हम डॉलर लेकर आते हैं। लेकिन हो क्या रहा था? रूस से सस्ता तेल मिलना हमें शुरू हुआ। हमने कितना तेल खरीदा? रूस से जब से युद्ध शुरू हुआ है ना, तब से, कौन सा युद्ध? रशिया यूक्रेन युद्ध, तब से लेकर अब तक भारत 168 बिलियन डॉलर का तेल खरीदा है। ये फैक्ट को पकड़िएगा, 168 बिलियन डॉलर का हम लोग तेल खरीदे, जिससे हमने पैसा कितना बचाया, मतलब कितना सस्ता खरीदा। दुनिया में अगर भाव चल रहा था मान लीजिए $65 प्रति बैरल का, तो रूस ने हमें $50 प्रति बैरल तक भी दिया है। दुनिया में 90 का भाव चल रहा था तो उसने 65 का दिया, 65 का चल रहा था तो 50 का दिया। उसने हमेशा डिस्काउंटेड रेट पर दिया। हमने उससे तेल खरीद के पैसा कितना बचाया? हमने बचाए कुल 4 सालों में $17 बिलियन। कितने? $17 बिलियन। यह एक अच्छी डील थी। कब तक अच्छी थी? जब तक बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हम $40 बिलियन अमेरिका से कमा रहे थे, $17 बिलियन खर्च कम करके बचा रहे थे रूस के साथ व्यापार करके। अभी क्या हुआ? अमेरिका ने हमारे उन पैसों पर, कौन से वाले? जिसको हम अमेरिका से कमाते थे। अमेरिका हम पर कितना टैरिफ लगाता था? अप्रोक्सीमेटली 3% टैरिफ लगाता था। बढ़ा के कितने कर दिए? सीधे 50% टैरिफ। इससे हमारे एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए घट गए। तो जो $17 बिलियन हम रशिया से 4 सालों में बचाए, उसने एक झटके में साल भर के अंदर नीचे ला दिए। स्थिति क्या बन गई? कमाने क्या निकले थे? कमाने निकले थे भाई साहब डॉलर। दे बैठे डॉलर। किसके चलते? ट्रंप की नीतियों के चलते। वो भाई कुल व्यापारी आदमी है, एकदम कैपिटलिस्ट आदमी है। उसको समझ में आता है कि कौन से नस दबाऊंगा, ये खट से चले आएंगे। भाई हर देश अपने हितों की रक्षा कर रहा है। रूस भी अपने हितों की रक्षा कर रहा है। रूस ने ना तो हमें मुफ्त में तेल दिया, रूस ने हमारी जो भी सुरक्षा आज तक दी है उसके बदले पैसा लिया। रूस के लिए भारत भी तो एक बाजार है। भारत भी तो उसके वेपन फ्री में थोड़ी लेता है। रूस की अगर बात की जाए तो जो S-400 भारत को बेचा है, वो भारत के दुश्मन चाइना को भी बेच के बैठा हुआ है।
जो इंजन भारत को दे रहा है फ्लाइट के, वही इंजन वो चाइना को भी दे रहा है, चाइना वाले उधर से पाकिस्तान को दे रहे हैं। वो तो व्यापारी बनकर बैठा है, पैसा कमा रहा है। हमको जो पक्ष की बात रखनी थी कि भाई रशिया के साथ हमने धोखा कर दिया, नहीं कर दिया, वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है। पर यहां खेला कहां फंस गया? प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं गुजरात से, वो भी व्यापारी आदमी। उन्होंने व्यापार को कहां से जोड़ा? उन्होंने जोड़ा कि साहब लीजिए, उधर से ट्रंप से कमाएंगे, इधर से रशिया से कमाएंगे, भारत एक बड़ी इकोनॉमी बनेगा। ट्रंप और बड़ा व्यापारी आ गया, दोनों लोग एक दूसरे के मजे लेते हैं नेगोशिएटर करके। ही इज ए गुड नेगोशिएटर, ही इज ए गुड व्यापारी है ना जी। तो व्यापारियों ने एक दूसरे की पकड़ पकड़ ली कि भाई तुमको तो बेटा पता है कि ज्यादा पैसा तुम हमसे कमाओगे, अब सुनो तुम्हारे पैसे के ऊपर हम रोक लगाते हैं, तुम खिंचे चले आओगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप को दुनिया में इस समय जो सबसे बड़ी जलालत मिल रही है वो किस बात पर मिल रही है? वो रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवा पाया। जिसने चुनाव प्रचार में यह कहा हो कि मैं रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा, वो नहीं रुकवा पाया। रूस यूक्रेन युद्ध रुक गया होता तो आज रूस के ऊपर से प्रतिबंध खुद ही हट गए होते। तो भारत ने ट्रेड डील मार्च में क्यों करी है? ट्रेड डील मार्च में साइन क्यों कर रहा है? इसके पीछे का कारण यह है कि अभी ट्रंप ने रशिया को भी अल्टीमेटम दिया हुआ है कि सुनो, तेल खरीदना तो तुमसे बंद करवा रहे हैं, तुम्हारा पैसा आना रुकेगा, तुम आओ तो सही यूक्रेन के साथ ट्रेड डील करो, वो करो, एग्रीमेंट करो कि युद्ध नहीं करोगे। ये दोनों युद्ध रोकेंगे, तत्काल प्रभाव से रूस पे से प्रतिबंध हटेंगे, प्रतिबंध हटेंगे तो रूस से भारत तेल खरीदना फिर से जारी रख लेगा। भारत ने असल में मार्च तक के लिए टाइम बाई किया है, तेल नहीं किया है। हम समय खरीद रहे हैं कि रूस वालों तुमको हमने, इसीलिए रूस से जब सवाल पूछा गया कि भाई साहब आपसे तेल खरीदना बंद कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई कारण ही नहीं है, भारत हमारे साथ क्यों करेगा ऐसा, रिकंसीडर करने की हमारे साथ तो आवश्यकता नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पूछा जा रहा है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ये सब लोग जो बयान दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि 15 मार्च तक का इंतजार करो, अभी तो ट्रेड डील होना बाकी है। इस बीच में फिर से बिहाइंड द सीन अमेरिका से डील होनी है। क्या होनी है कि भाई सुनो, थोड़ा बहुत तेल तो खरीदने दो यार, चाइना अमेरिका से दिल। अब भारत इंतजार वेट एंड वॉच का किस पे कर रहा है कि एक बार रशिया यूक्रेन बैठ करके शांति स्थापित कर लें, तो इनकी शांति से प्रतिबंध रूस पर से हटे, हम तेल भी कमा पाएं और अमेरिका के साथ व्यापार भी कर पाएं। तो खेला जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसे आप बहुत सिंपल समझ रहे हैं, ये सिंपल है नहीं। फिर आप पूछेंगे सर इस बात में एक बात बताओ, क्या विपक्ष गलत कर रहा है क्या सरकार के साथ? इसको गलत मत कहिए। क्यों मत कहिए? क्योंकि सरकार भी तो क्रेडिट बटोरती है कि दुनिया में हमने डंका बजा दिया। तो भाई साहब वही वाली बात है, अगर आप तालियां बटोरते हैं तो आपके सामने क्रिटिसिज्म भी आ रहा है। तो क्रिटिसिज्म आ रहा है तो इसे हैंडल करिए। हैंडल करने में एकदम स्पष्ट तरीके से रखने की आवश्यकता है। ट्रंप जैसे व्यक्ति के बातों को जितना वो खुल के रख रहा है, भारत भी खुल के रख दे कि देखिए वार्ता चल रही है। प्रधानमंत्री को आना चाहिए, बयान दे देना चाहिए कि वार्ता चल रही है, मार्च तक इनका एग्रीमेंट हो जाना है, हम रूस के साथ नेगोशिएशन में हैं, हम अमेरिका के साथ भी अपना पक्ष रखने की स्थिति में हैं, जैसे ही कोई स्थिति बनकर आएगी हम भारत के सामने क्लियर कर देंगे। आज आप समझिए, भारत के अंदर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है ओएनजीसी को, ओएनजीसी ओन करती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ओन करता है मैंगलोर रिफाइनरी को। रूस की कंपनी है गैसप्रोम, गैसप्रोम ओन करती है गैसप्रोम नेफ्ट को, गैसप्रोम नेफ्ट गैस बेचता, तेल बेचता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम को। तो असल में सरकार को ही तो मिल रहा है रूसी तेल। तो जो रूसी तेल मिल रहा है, तो भारत सरकार असल में तेल खरीदना अगर बंद करती है तो भारत में निश्चित ही बहुत सारी दिक्कतें तेल की कीमतों पर आएंगी, जिसका अल्टरनेटिव अमेरिका खुद बनकर आ रहा है। वो कह रहा है सुनो मुझसे तेल खरीद लो, मैंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है। इसलिए फिलहाल भारत की रिफाइनरी बिना सरकारी आदेश के खुद से तेल खरीदना कम कर रही हैं कि रुकते हैं, थोड़ा रुक के खरीदेंगे। जो आंकड़ा खुद बता रहा है कि भाई साहब आंकड़े लगातार गिरते जा रहे हैं, रूस से तेल खरीदना कम हो रहा है। इंडिया की रिफाइनरी जो है रशिया तेल खरीदने पर कमी करने निकल पड़ी है। ठीक है, इंडियन रिफाइनरी ड्रॉप रशियन ऑयल, ऐसा अपने आप निकल कर आ रहा है, सरकारी आदेश नहीं है, सच्चाई है। अमेरिका इस खेल को क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था रशिया रिसेशन में चला गया था, लेकिन तेल बेच करके उसकी इकोनॉमी बूम कर गई थी। जब से तेल पर प्रतिबंध लगना शुरू हुआ है, रशिया की इकोनॉमी गिरने लगी है। तो ट्रंप इनके तेल से खेल रहे हैं। ट्रंप को पता है कि भारत तेल खरीदना बंद करेगा, चाइना तेल खरीदना बंद करेगा, रूस अपने आप आ जाएगा टिक करके। रूस ने भारत में नायरा नाम से कंपनी खोल रखी है, रूस की तेल कंपनी है रोजनेफ्ट। रोजनेफ्ट 49% अपने हिस्सेदारी रखती है नायरा नाम की कंपनी में, जो नायरा पहले रुइया ग्रुप के पास हुआ करती थी। आपने अगर सुना हो तो एसआर के नाम से, शशि रुइया, रवि रुइया नाम से रिफाइनरी थी गुजरात की, उस ग्रुप को रोजनेफ्ट ने खरीदा, नाम रख दिया उसका नायरा। उसके साथ में एक और यूसीपी करके कंपनी जुड़ी हुई है, उसका भी कुछ ना कुछ मामला लंबा चौड़ा सा है। विदेशी कंपनियों की ऑनरशिप में भारत में रिफाइनरी चलती है, जो कि रूसी तेल को रिफाइन करके भारत में बेचती है। लेकिन अब चक्कर यह है कि जब से रोजनेफ्ट पर बैन लगा है, नायरा के अंदर रोजनेफ्ट अपना 49% हिस्सा बेचना चाह रही है। दिक्कत यह हो रही है खरीदार नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि फिर
रिफाइन क्या करेंगे जब रूसी तेल नहीं आएगा? तो मामला बहुत पेचीदा फंसा हुआ है। सॉल्यूशन के नाम पर भारत के पास में केवल इतना है कि भारत को सबसे पहले जो सालाना 45.8 बिलियन डॉलर की कमाई हो रही थी ना अमेरिका से व्यापार करके, उसको तो पहले कैप्चर करना ही चाहिए, क्योंकि 168 बिलियन डॉलर का 4 साल में आप तेल खरीद करके 17 बिलियन डॉलर बचाए थे। 17 बिलियन डॉलर से फार फार बेटर है 45 बिलियन डॉलर कमाना। यह बात सच है, और इसके लिए भारत को दिमाग लगाकर अपने बड़े ट्रेड पर ध्यान देनी चाहिए जो हम अमेरिका से करके ग्रो कर सकते हैं। अब बात आती है क्या रूस को इस बात के लिए धोखा दे दें? नहीं, नेगोशिएट करिए। जैसे आपने अमेरिका को 50 से 18 की यात्रा तक घसीटा है, ऐसे ही उसको आगे कहिए कि हम अपनी जरूरतों का सस्ता तेल वहां से खरीद रहे हैं, या फिर आप हमें उनसे सस्ता तेल वेनेजुएला से दिला दो, हम वहां से ले लेंगे। बी ए नेगोशिएटर, भारत ये कर सकता है। तो भाई साहब, इनको क्या बयान देना था? इनको बॉल बाय बॉल नहीं खेलना था। इस बीच में ट्रंप का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो एक बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साहब बेइज्जत, इसमें बयान ये है, मैं इसमें आपको पढ़ के सुना देता हूं। द यूएस प्रेसिडेंट सेड प्रधानमंत्री लव्स मी, पीएम मोदी लव्स मी। द रिपब्लिक लीडर देन क्विकली क्लैरिफाई नॉट टू टेक द वर्ड लव एनी डिफरेंटली एज ही डजंट वांट टू डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ पीएम मोदी। ये एक वीडियो वायरल हो रहा है ट्रंप का जिसमें वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी लव्स मी, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए लव को गलत तरीके से मत ले लेना। इस बात को आज के कंटेक्स्ट में लोग डाल रहे हैं कि आज कहा है उसने। असल मायने में ये वीडियो पुराना है और ये अक्टूबर 16 2025 का वीडियो है, जब वो भारत से खफा चल रहा था। उसे लगता था कि भारत के साथ में अगर ज्यादा मैंने खींचातानी कर दी तो प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिटिकल इमेज खराब हो जाएगी, और वो जानता था इस बात को। जो अपोजिशन खींच खींच कर बाहर बाहर आ रहा था वो उसका आनंद ले रहा था। ट्रंप को भाई बहुत अच्छे से मीडिया फुटेज समझ में आती है, वो खेल रहा था, और भारत के प्रधानमंत्री बस उसी को हैंडल नहीं कर पा रहे कि ये चल क्या रहा है। कभी सोशल मीडिया को प्रधानमंत्री मोदी ने समझा था, दुनिया के अंदर छा गए थे। भाई साहब, उनसे बड़ा एक आदमी और आता है जो सोशल मीडिया को समझता है और वो खेल जाता है। अब दोनों के बीच में असल में इन्फ्लुएंसर लेवल की लड़ाई चल रही है, इसको ऐसे समझिए। इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसने बहुत से लोगों के साथ यही सब बातें की। सोचो, जिसने चुनाव जिताया उसके साथ भी प्यार ही करता था, उसके साथ भी खेला कर दिया इसने। जिन लोगों ने इसके साथ खड़े होकर ताकत दी थी, यूरोपियन यूनियन के लीडर, G7 कंट्रीज, उनके साथ इसने खेला कर दिया था। तो ये व्यक्ति किसी तरह का नहीं है, केवल स्वार्थ का आदमी है, और भारत को भी स्वार्थ समझना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के एक पूर्व एनएसए रहे हैं जिनका नाम है हेनरी किसिंजर। उनका एक बयान है, अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमीज। अमेरिका का कोई परमानेंट मित्र नहीं है, ना कोई शत्रु है, केवल है तो उसके हित। यह बात भारत को भी समझनी होगी। भारत का कोई परमानेंट मित्र ना हो, कोई परमानेंट शत्रु ना हो, जो सबसे ऊपर हो वो हो राष्ट्रहित, और उस राष्ट्रहित के लिए हमारे राजनेताओं को खुलकर बयान देने से किसी ने नहीं रोका है। इतने लोगों ने उन्हें ताकत दी है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, जब जाकर बहुमत उन्हें मिलता है, सत्ता वो चलाते हैं। ध्यान रखें, राष्ट्रहित के ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को स्पष्टता से सामने रखें। जो भी है राष्ट्र के सामने जब आएगा, राष्ट्र खुद से स्वीकारेगा। प्रधानमंत्री को आवश्यकता है कि सामने आए, आकर के पूरी बातें क्लियर कर दें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में साझा करें। वीडियो बहुत लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। फैक्ट्स को चेक करते रहें, आगे बढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतनी देर तक जो आपके साथ मैंने वार्ता की है, इससे अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। और हाँ, जल्दी ही हम बातें बाजार की पर बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज